हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ पेपर नंबर 3 2024 का पेपर है ये भी, और इसमें भी हम देखने वाले हैं सेक्शन ए। ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2 सेक्शन ए मैं पहले ही आपको सॉल्व करा चुका हूँ। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। सी MCQs देखेंगे सारे के सारे। 16 मार्क्स का ये पोर्शन आता है जिसको हम कंसिडर करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का। सी क्वेश्चन देख लीजिए। Consider group of charges Q1, Q2, Q3 such that sigma E does not equal to 0. Then the equipotentials means equipotential surface. Okay, due to this group of charges approximately. Then इसके लिए देखिए, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं लेकिन ये सारे के सारे अगर हमसे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे हैं, R इज़ वेरी लार्ज, इन दिस केस जो वेव फ्रंट जो रेज आएंगी हमारे पास वो आएंगी सारी की सारी पैरेलल। तो पैरेलल के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो बनता है आपका प्लेन। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? प्लेन। तो ए आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ रहे हैं आगे। सी अ प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 बोथ लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एट पॉइंट P1 इज -5 एंड एट P2 इज +5 वोल्ट। Assuming kinetic energy of proton is 0 at this point, then we have to determine the work done. See, formula for work done is delta V into Q. Then final point है हमारा V P2 पर, इनिशियल है P1 पर, एंड Q गिवन है कौन सा है आपके पास? प्रोटॉन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है यानी कि E। वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो आ जाएगा +5 माइनस का 5 एंड E इज़ 1.6 10 टू द पावर -19। ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6। तो हमारा आंसर आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? इट इज़ बी। तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अ 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर। तो आपको सेगमेंट ऑफ वायर स्मॉल है, DL ले लेते हैं। इट इज़ 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। करंट इज पासिंग इन इट इज़ 5 एम्पियर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो DL वेक्टर अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जे कैप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? डायरेक्शन ऑफ DL जो आप चूज़ करोगे दैट शुड बी सपोर्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो करंट के, और करंट हमारा के कहाँ था? अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इन द गिवन फिगर ये गिवन है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट 3 मीटर एंड 4 मीटर। तो अगर मैं इसके पोजिशन कोऑर्डिनेट निकाल दूँ तो ये बनेगा 3i कैप + 4j कैप। ये इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए और यूनिट गिवन है मीटर में। इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखिए सी, देन कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट। तो बायो-सावर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो DB वेक्टर इक्वल टू होता है μ0/4π I टाइम्स ऑफ DL क्रॉस R वेक्टर एंड अपॉन में R का क्यूब। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है बायो-सावर्ट की वेक्टर फॉर्म, इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो DB इज कम्स आउट टू बी सिंपली μ0/4π की वैल्यू 10 टू द पावर -7। I गिवन है 5 एम्पियर। DL क्रॉस R अभी निकालेंगे, R का क्यूब। R का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो आएगा 25। तो R आएगा 5, तो 5 का करना है हमें क्यूब। देन DL क्रॉस R करते हैं तो लिख लेते हैं एक बार। DL हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जे कैप, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ? क्रॉस प्रोडक्ट करना है 3i कैप + 4j कैप के साथ।
ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर, सिंस आंसर सारे वेक्टर फॉर्म में हैं इसलिए हम डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। सी फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻7। जे का मैग्नीट्यूड भी बाहर ले लीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻2। ओके, बाकी जे का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, अपॉन में 5 का हो गया 125। सी देन जे के साथ तो 0, देन जे का आई के साथ हो जाएगा माइनस का के कैप, और यहाँ ये सिंस दिस टर्म हम पहले ही बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा केवल इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ये कैंसिल होता है 25 टाइम्स, 3 इंटू 2 6/25। पावर एडजस्ट कीजिए, पावर हो गई माइनस का 9 माइनस का के कैप। आगे सॉल्व कीजिए, 6/25 ये होता है 0.2524, और माइनस हमने सबसे आगे लिखा, -9 को लिख रहे हैं हम नैनो, क्योंकि आंसर सब नैनो में गिवन है, तो ये हो गया नैनो टेस्ला के कैप। आंसर मैच कराइए तो ये बनेगा सी, तो आंसर हो गया आपका सी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई इन अ एक्स वाई प्लेन, तो हमने एक्स वाई प्लेन मार्क किया, एक्स वाई प्लेन मार्क कर दिया, देन विद इट्स सेंटर कोइंसाइड विद द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करा देते हैं, ये सेंटर कोइंसाइड हो गया ओरिजिन के साथ। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फील्ड पॉइंटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, देन पॉइंटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो हम यहाँ पर ओरिजिन मान के चल रहे हैं, तो जेड एक्सिस हमारा प्लस हम इधर की तरफ मानेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं सारी चीज़ें हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा प्लस जेड हो गया। देन दिस लूप, ये लूप क्या फील करेगा, मूव करेगा या नहीं, या फिर स्टेशनरी रहेगा, ये बताना है आपको। सी देन इन दिस केस, अगर आपका कोई भी लूप जो करंट कैरिंग कर रहा हो वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वी नो दैट एफ नेट क्या होता है इस पे 0, एंड टॉर्क देन दैट वी हैव टू कैलकुलेट, वो डिपेंड करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल। ओके, स्टेबल में टॉर्क भी इसका 0 होगा। देन हमें केवल फोर्स के बारे में देखना है, मूव करेगा या नहीं, तो सिंस फोर्स 0 है तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, मीन्स कोई मूव नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, इट विल रिमेन्स स्टेशनरी रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी क्वेश्चन नंबर 5, अ करंट कैरिंग लूप having magnetic dipole moment is suspended in a plane, in a vertical plane, okay, in an external magnetic field such that its plane is normal to B। तो देखिए मैंने कहा लेट से बी एक्सिस है हमारी एक्स की तरफ, तो बी एक्सिस जो है, जो हमारा प्लेन सस्पेंडेड है वो है लाइक दिस, तो प्लेन बना रहा है कितना एंगल, इट मेक्स एंगल 90, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो होगा कुछ ऐसे। नाउ व्हाट इज़ द इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल θ1 हमें पता चल गया 0 डिग्री। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी, तो हम इसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी मीन्स इस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं लाइक दिस, एंड रोटेशन एंगल है 45 डिग्री। देन अगर 45 डिग्री रोटेट हो गया तो व्हाट इज़ द फाइनल एंगल, it simply becomes 45। then we have to determine the work done। work done का फॉर्मूला simply mb cos θ1 माइनस cos θ2, वैल्यू प्लेस कीजिए, तो ये बनेगा हमारे पास m इंटू बी cos θ1 इज cos 0 माइनस cos 45, देन cos 0 की वैल्यू 1, 45 बन गया हमारा 1/√2, देन √2 - 1 सी, तो ये आ गया m
बी √2 - 1 आ गया आपका ऊपर, अपॉन में है √2। आगे और सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया MB √2 होता है 1.41 - 1 मीन्स 0.41 अपॉन 1.41। अब आप देखोगे कि जो आंसर है वो नेगेटिव में आ ही नहीं रहा है, तो ये तो आएंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। सी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसने बोला है कि इट इज़ क्लोजेस्ट टू, तो देखो 14 है नीचे, क्लोजेस्ट टू के लिए आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 0.4 डिवाइड बाई 1.4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये आ जाएगा 14 × 3 42 होता है, तो इट्स नियर इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ MB। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। बी इज़ द राइट आंसर, ये वाला। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, सी क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 सी द करंट इन अ कॉयल 15 मिली हेनरी गिवन है, L गिवन है 15 × 10⁻³ हेनरी, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर, मीन्स चेंज इन करंट टोटल गिवन है 0 to 4 अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो चेंज इन करंट आएगा 4 एम्पियर, 4 - 0 करके। जो टोटल टाइम लगा है इन दिस प्रोसेस दैट इज़ 0.004 सेकेंड, दिस वन। देन द इंड्यूस EMF इन द कॉयल, ये आपको निकालना है। देन इंड्यूस EMF इन द कॉयल फॉर्मूला L के टर्म्स में -L ΔI/ΔT। नाउ सिंस हियर सारे आंसर पॉजिटिव हैं, मीन्स हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली L ΔI/ΔT। द वैल्यू ऑफ L इज़ 15 × 10⁻³ डेल्टा I इज़ 4 एंड डेल्टा T इज़, इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ सिंपली। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास राइट आंसर आ गया है 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट में ऑप्शन मैच करा रहे हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर सोलेनॉइड, लेंथ गिवन है L, क्रॉस सेक्शन एरिया ये A विद फिक्स टर्न, यानी कि N फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं करा सकते, मीन्स ये कांस्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड विल इंक्रीज, ओके, तो डिपेंडेंस देख लेते हैं। L का फॉर्मूला होता है N² μ0 AL, यहाँ पर N होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सिंस N इज़ फिक्स्ड तो वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो L आ गया N² अपॉन L² μ0 AL। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, N² μ0 A अपॉन L, कांस्टेंट टर्म होगा इसमें μ0 एंड N², ये कांस्टेंट मीन्स L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। ओके, नाउ वी हैव टू इंक्रीज द L को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, एरिया इंक्रीज़ होना चाहिए एंड L डिक्रीज़। तो देखते हैं किसमें एरिया इंक्रीज़ है, ये देखिए एरिया यहाँ इंक्रीज़ है एंड L शुड डिक्रीज़। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, तो आंसर आ गया सीधे सीधे बी, देखने से ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा ये सेम है, लेट्स से इट इज़ v। देन अप्रोच टू अ टारगेट न्यूक्लियस, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, एक बार अप्रोच करेगा हमारे पास प्रोटॉन और एक बार अप्रोच करेगा हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हमें एक चीज़ और पता चली देन सी कि दोनों के जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं। ओके, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोटॉन टू अल्फ़ा, ये हमें निकालना है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अब यहाँ पे अल्फ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि पार्टिकल चेंज हो रहा है, एक बार अल्फ़ा एक बार
प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 किसका है? Q1 चार्ज है इन पार्टिकल्स का, एंड Q2 है हमारा न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस सेम है, एंड अपॉन R नॉट। तो यहाँ से हम R नॉट का फॉर्मूला बना देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। दिस थिंग इज़ कांस्टेंट, ओके, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं हो रही है। इसके अलावा न्यूक्लियस का चार्ज, ये भी हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सपेंड कर लेंगे 12mv² से, और उसने बोला है कि वेलोसिटी दोनों की क्या है? कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो आर नॉट का फॉर्मूला बनाते हैं पहले। आर नॉट बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 12mv²। जो कांस्टेंट है उनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी कि वी कैन राइट आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंसिडेंट पार्टिकल का चार्ज एंड इंसिडेंट पार्टिकल का मास, दिस वन। तो हमें निकालना है रेशियो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का प्रोटॉन टू अल्फा, ओके, एंड वी नो दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन को Q ले लेते हैं, देन चार्ज ऑन अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, ओके, इस तरीके से। तो हमारे पास आ जाएगा प्रोटॉन टू अल्फा निकालना है, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास Rp अपॉन R अल्फा इज इक्वल टू QP बाई MP अपॉन Q अल्फा बाई M अल्फा। थोड़ा और बेटर करके लिखते हैं, तो ये हो गया QP बाई Q अल्फा एंड इंटू M अल्फा अपॉन MP। दिस इज वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। सी QP is E, Q alpha is 2E, मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कैंसिल कर दीजिए टर्म्स, तो आंसर आ गया हमारे पास 2, ओके। ऑप्शन मैच कराइए। तो दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर हो गया हमारा सिंपली B। This is the right answer. Okay. Now see the next question. Question number 10. See, which of the following graph is the correct representation of between maximum kinetic energy and emitted photoelectron and frequency of incident radiation? तो हम जानते हैं using photoelectric equation that is E minus W, ये इक्वल होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स के। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ पे W हमारा कांस्टेंट H न्यू एंड E इज़ H न्यू, दिस वन। न्यू ज़ीरो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, H कॉमन ले लीजिए अगर आप, तो ये बनेगा न्यू माइनस न्यू ज़ीरो इक्वल टू K मैक्स। हमें जो ग्राफ खींचना है वो खींचना है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इसके और K मैक्स के बीच में। तो सिंस वी नो दैट till nu is less than nu zero, no photo emission, कोई भी फोटो इमिशन नहीं होगा, ओके। इसका मतलब जब तक कि न्यू ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक आपका के का ग्राफ बनना स्टार्ट ही नहीं होगा, ओके। तो यानी कि देखिए कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही रिप्रेजेंट करेगा इसको। तो देखो सबसे सही रिप्रेजेंट करेगा इसमें ये वाला ग्राफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है नो डाउट, बट दिस पॉइंट इज सिंपली न्यू इक्वल टू न्यू ज़ीरो, ओके। और न्यू इक्वल टू न्यू ज़ीरो पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर सकते हो एट न्यू इक्वल टू न्यू ज़ीरो। वेरीफाई कर देते हैं। अगर आप के मैक्स कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। तो के मैक्स ज़ीरो होगा एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ न्यू। न्यू ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, ओके। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11
एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1। तो हमने 2 एनर्जी लेवल बना लिए, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1। ट्रांजिशन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन लाइक दिस इन बोर्स एच एटम का केस है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो अगर हम टी की बात करें तो टी का फॉर्मूला होता है 2πr/v, एंड सिंस r is directly proportional to n square for h atom and v is reciprocal to n। दोनों प्रोपोर्शनलिटी रखी है तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r/v के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, n है रेसिप्रोकल ऑफ n, यानी कि यहाँ से t आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सो दिस रिलेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी डायरेक्टली ड्राइव करने के लिए आता है। देन हमें पता चल गया। अब हमें बता रहा है कि इन दिस केस व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू 2 to 1, तो उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। देन सी वी कैन सी दैट इनिशियल स्टेज जो है इसकी वो 2 है एंड फाइनल स्टेज है इसकी 1। तो n की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो t तो होगा हमारा, ये भी डिक्रीज़ होगा, यानी कि इंक्रीज़ वाले आंसर तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे डिक्रीज़ होके फाइनल आएगा कितना, सी। याद रखना फाइनल वैल्यू 1 है, तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। तो वी कैन राइट टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज़ इक्वल टू, सामने n का स्क्वायर है, टी इनिशियल था 2 तो 2 का क्यूब एंड फाइनल था 1 मीन्स 1 का क्यूब। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, सी। सो इट कम्स आउट टू बी टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8/1। हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, तो टी फाइनल आ गया टी इनिशियल का 1/8 टाइम्स। देन परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट वन है ये भी। परसेंटेज चेंज हम निकाल रहे हैं टी में, ये बनेगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल से ही कंपेयर करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 100। सिंस डिक्रीज और इंक्रीज़ कैसे पता चलेगा, अगर ये निगेटिव में आता है तो डिक्रीज़, पॉजिटिव में आएगा तो इंक्रीज़। वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो ये हो गया टी इनिशियल बाई 8 माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाई टी इनिशियल इंटू 100। आगे सॉल्व कर रहे हैं, टी इनिशियल कॉमन लेके हट जाएगा, तो ये बचा 1/8 माइनस 1, 1/8 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। 1/8 माइनस 1 आ गया माइनस का 7/8 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, तो आ गया -700/8 एंड दिस कितने टाइम्स आएगा ये सारा का सारा परसेंटेज चेंज है। तो ये हो गया 8 × 64 8 टाइम्स, देन 64 बनेगा 660 8 7 56। ओके, देन 4 8 5 40%। तो ये घट के इतना परसेंट बचा है। ओके, तो ये आंसर आ गया। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस दिखा रहा है डिक्रीमेंट। दिस नेगेटिव साइन शोज डिक्रीमेंट। ओके, तो 87.5 में और डिक्रीमेंट है, तो ये देखिए हमारा सही ऑप्शन हो गया बी, आंसर हो गया बी। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, सिलिकॉन को डोप किया गया पेंटावैलेंट से। तो ये देखिए सिलिकॉन प्योर होता है हमारा, तो जब प्योर होता है तो सिलिकॉन के केस में ये जो एनर्जी गैप होता है फॉर सिलिकॉन इट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर प्योर। नाउ इट इज़ डोप्ड विथ पेंटावैलेंट मीन्स एन टाइप बनेगा सेमीकंडक्टर। तो जो एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस होगा डोनर का वो होगा हमारा नियर द कंडक्शन बैंड। तो ये है एन डी, एन डी को कहते हैं डोनर लेवल। दिस इज, ये वाला बैंड हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, दिस वन इज बैलेंस बैंड। देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री।
अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप नहीं करेंगे बैलेंस बैंड से, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हमारे जंप करेंगे यहाँ से डोनर एटम से। तो यहाँ से केवल यहाँ जंप करना है, दिस इज़ कुछ ऐसे। और ये जो एनर्जी का गैप होता है, दिस वन इज़ सिंपली दिस एनर्जी गैप इज़ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी टू एडिशनल फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जो हमारा आंसर हो गया, इट सिंपली कम्स आउट टू बी ए, दिस वन इज़ द आंसर। आगे बढ़ रहे हैं असर्शन रीज़न की तरफ। वन मोर थिंग, इन योर एग्ज़ाम जो आपके MCQ हैं, कोशिश कीजिएगा कि वो आपके 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएं, बिकॉज इतना ही टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सी। Assertion is, in a semiconductor, electrons in the conduction band have a lesser energy than those of valence band. तो देखिए सेमीकंडक्टर है, चाहे वो प्योर वाला है चाहे वो इम्प्योर है, ये हो गया बैलेंस बैंड एंड दिस वन इज़ कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह पाए जाएंगे, थोड़े बहुत, चाहे माइनॉरिटी में ही सही। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइयर एनर्जी स्टेट में और ये होते हैं लेसर। इन्होंने बोल दिया कि कंडक्शन बैंड में होंगे लेसर, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ये देखिए, देन आपको रीज़न पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ये देखिए, डोनर एनर्जी लेवल इज़ जस्ट अबव द बैलेंस बैंड, तो बिल्कुल गलत है ये भी, बिकॉज डोनर एनर्जी लेवल होगा जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। यहाँ होता है डोनर, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड जो होता है, दिस वन, ये होता है एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल, एंड जस्ट बिलो ये होता है आपका डोनर लेवल। ओके, तो असर्शन तो आपका फॉल्स था ही, रीज़न भी आपका फॉल्स हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सी 14। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कन्फर्म फिनोमिना है विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो इट इज़ ट्रू। नाउ रीज़न सी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो रीज़न कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, बिकॉज आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो ओनली असर्शन इज़ ट्रू, दैट मीन्स योर आंसर इज़ सी ऑप्शन। ये रहा, असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सी। A proton and an electron enters in a uniform magnetic field with same momentum, momentum same है। They describe the circular path of same radius। तो देखिए P आपका परपेंडिकुलर टू B है, तो सिंस P अगर परपेंडिकुलर टू B होता है तो P का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। मास के पास कोई डायरेक्शन होती नहीं है, इसका मतलब V परपेंडिकुलर टू B है। और अगर ऐसा है, सारा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर्ड अ सर्कुलर पाथ, तो बिल्कुल सही बात है, रीज़न ट्रू है। देन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू P अपॉन QB, ये देखना है, और सर्कुलर पाथ देखना है, और सेम रेडियस का बोला है, हमें देखना है कि जो सेम रेडियस आएगी क्या इस रिलेशन से आएगी या नहीं आएगी। तो रेडियस का फॉर्मूला हम आते थे ऐसे करके, mv² अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल को इक्वल रखते थे QVB के, साइन 90 होने की वजह से 1 हो जाता है, v से v कैंसिल, r का फॉर्मूला हो गया mv बाई QB, mb कैन बी रिटर्न एज p बाई q इंटू b। देन जो पार्टिकल्स हैं देखिए, b यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट हो गया, pb दे रखा है कांस्टेंट, q चेक कर लेते हैं। तो देखो जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, नेगेटिव होने की वजह से होगा क्या नेगेटिव होने की वजह से उसकी रेडियस सेम रहेगी, भले ही नेगेटिव होने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है दैट कैन बी चेंज। ओके, बट रेडियस दोनों की सेम रहेगी, स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि
क्यू भी दोनों के लिए सेम हो गया, हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ प्रोटॉन मैग्नीट्यूड के टर्म में इक्वल टू क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आर दोनों की सेम हो गई और इसी रिलेशन की वजह से हो पाया। तो ये भी हमारा सही हो गया सिंस सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ए, बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ सी द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। सी अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स इन अ लिक्विड डिसअपेयर। बिल्कुल डिसअपेयर हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस, नो डाउट, लेकिन कब होगा? अगर ये किसी ऐसे लिक्विड में इमर्स हैं, ये देखिए, अगर ये किसी ऐसे लिक्विड में इमर्स है जहाँ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो, देन इट विल डिसअपेयर्स, नो डाउट। और डिसअपेयर के टाइम पे अगर फोकल लेंथ सिस्टम की पूछी जाएगी तो याद रखिएगा वो इन्फानाइट होती है एंड इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। तो असर्शन तो ट्रू है, हो सकता है। अब वो बोल रहे हैं कि रीज़न क्या होगा उसका, यानी कि बिकॉज के बाद इस स्टेटमेंट को पढ़िए तो आपको ज़्यादा जस्टिफिकेशन लगेगा। बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द लिक्विड ऑफ द, ओके। तो एज आई टोल्ड यू दोनों बिल्कुल सही हैं, असर्शन एंड रीज़न। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों ए, ओके। तो ये हमारा तीसरा पेपर है जिसमें हमने एमसीक्यू देखे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार, सारे के सारे जो पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़, जितने भी पेपर हैं हमारे पास पीवाईक्यू, सारे सेट 2024 के और सारे 2023 के, उन सभी के सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।